उपस्थित मित्रगण, देश विदेश से पधारे सुधीजन, हिंदी प्रेमी और सभी विद्वानों को आज वातायन के मंच की 64वीं गोष्ठी में मैं मीरा मिश्रा कौशिक, वातायन की संस्थापिका दिव्या माथुर, पद्मेश गुप्त जी और बाकी सभी सदस्यों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज की तकनीकी यात्रा के सारथी हमारे आशीष मिश्र हैं, उनका प्रारंभ में ही धन्यवाद। आज हम अपने घर के सदस्यों के साथ हिंदी साहित्य के उस स्तंभ की स्मृति का उत्सव मनाने जा रहे हैं जिन्होंने आधुनिक समकालिक कविता को भारतीय साहित्य के इतिहास में जड़ने का काम किया। केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से सम्मानित कवि, साहित्यकार, चिंतक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के आचार्य और अध्यक्ष थे। हिंदी भाषा के देश में स्थित भोजपुरी घर के वासी केदारनाथ जी का संवेदनशील और उदार कृतित्व आज के संवाद का विषय है। मेरी पितृभूमि बलिया के बहरिया तालुका में स्थित चकिया गांव में जन्मे केदारनाथ सिंह का कवि कर्म मेरे जीवन में उस समय आया जब मैं अपने पैतृक प्रांतीय धरोहरों को खंगाल रही थी। अपने कला कर्म को वैलिडेट करने या मान्यता या प्रामाणिकता देने के लिए उन व्यक्तियों और शब्दों को मैं ढूंढ रही थी जो मुझे पूर्वांचल की उस जमीन से जोड़ते और मुझे अस्मिता प्रदान करने का काम करते। और ऐसे में मुझे केदारनाथ सिंह की कविता मिली, मन को छूती, अपने ही पूर्वांचली पैतृक बैरिया तालुका की जमीन से जुड़ी। केदारनाथ सिंह का सुघड़ कवि कर्म पुरबिया अस्तित्व की भूमि पर उगा और पनपा। किसी भी संकीर्णता से ऊपर उठी अभूतपूर्व रचनाओं में गूढ़ से गूढ़ विलक्षण बात भी प्रवाहमान निर्मल बिंबों में अभिव्यक्त कर देने वाली कविता के कवि थे केदारनाथ जी। आलोचनात्मक विवेक के स्वामी केदारनाथ सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर यह आयोजन मेरे लिए विशेष है और अविस्मरणीय रहेगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आज के आयोजन में हमारे परिवार के अन्य सदस्य डॉक्टर रेखा सेठी और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव और साथ में डॉक्टर संध्या सिंह हैं जो केदारनाथ जी की अपनी पुत्री हैं। रेखा सेठी आलोचक, समीक्षक, भाषा विशेषज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में सह आचार्य और उप प्रधानाचार्य और अनुवाद अध्ययन केंद्र की समन्वयक भी हैं। उनकी पुस्तकों में शामिल हैं विज्ञापन.com, विज्ञापन भाषा और संस्कार, व्यकित और व्यवस्था, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी का संदर्भ। उन्होंने प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई और बालमुकुंद गुप्त पर निबंधों की दुनिया निबंध के 3 खंडों का संपादन किया। कवि सुकृता पाल कुमार द्वारा कविताओं की पुस्तक समय की कसक इनकी प्रकाशित की है इन्होंने। जितेंद्र श्रीवास्तव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंधन विद्यापीठ के निदेशक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, उजास, बेटियां तथा सूरज को अनूठा कविता संग्रह आदि हैं। कविता तथा आलोचना के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और डॉक्टर संध्या सिंह एनसीईआरटी में भाषा शिक्षा विभाग की प्रमुख, 14 साल से अधिक समय तक वसंत महिला कॉलेज वाराणसी से संबद्ध बीएचयू में व्याख्याता रही हैं। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर आधारित एक पुस्तक वीर गाथा प्रकाशित की है और करीब 20 पुस्तकों का संपादन किया है आपने। रचनात्मक लेखन और हिंदी साहित्य और भाषाओं, बहुभाषी शिक्षा, आदिवासी बच्चों के बीच सीखने की समस्याओं, मूल्यांकन में मुद्दों, पढ़ने के मुद्दों, मीडिया
के मुद्दों आदि जैसे मुद्दों पर कई अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में आपने भाग लिया है। तो रेखा जी, अब आज का सत्र आपके सुपुर्द, आपके हवाले, आप पधारें और हम सबको जागृत करें। बहुत धन्यवाद मीरा जी। जिस तरह आप केदार जी के विषय में बात कर रही थी, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो आप लोग नहीं जानते हैं। बल्कि मेरे लिए सबसे बड़ा सुख ये है कि स्मृति और संवाद की यह जो श्रृंखला है, जो दिव्या जी की प्रेरणा से शुरू हुई, उसमें हमें अपने आप को फिर से पहचानने का अवसर मिलता है। हम जान पाते हैं कि इतने बड़े कवियों के बीच रहते हुए कैसे हम उन्हें अपने भीतर नई नई तरह से अर्जित करते रहते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनकी कृतियों पर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा सुखद हो जाता है कि जब हम इस कार्यक्रम के बाद लौटते हैं तो हम अपने आप को कुछ थोड़ा और संपन्न महसूस करते हैं, क्योंकि हमने कवि को जिस तरह जिया और पाया, एक बार फिर से हमें उसे जानने का मौका मिला। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं अपने साथी वक्ता चुन सकूं और उनको यहाँ इस मंच तक ले आऊं, जिससे कि आपके सम्मुख हम कुछ बातचीत कर सकें। जितेंद्र जी पहले भी इस मंच पर कई बार बातचीत कर चुके हैं। वे स्वयं कवि हैं और अब तो ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, तो इग्नू में जितेंद्र जी आजकल अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक भी हैं। तो आप उनसे परिचित ही हैं। और संध्या जी की बड़ी दोहरी भूमिका है। आपने स्वयं परिचय कराया कि एक तरफ वे केदार जी की पुत्री भी हैं और एनसीईआरटी में प्रोफेसर भी हैं, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की अच्छी ज्ञाता भी है। मैं तो केदार जी की न शिष्या रही न पुत्री रही, लेकिन केदार जी का जो भी साथ मुझे 2-3 अवसरों पर मिला, तो जो हम सबकी शायद सबसे प्रिय कविता है, जिस पर जितेंद्र जी आगे बात भी करेंगे आज, लेकिन वो पंक्तियां मैं फिर भी दोहराना चाहूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। जब मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो मुझे रोमांच वो आता है, क्योंकि केदार जी के साथ मेरे 2-3 अवसर ऐसे हुए जब मंच साझा करने का मौका हुआ, और जब हम मंच से उतरते थे तो केदार जी चुपचाप हल्के से पीठ पर अपना हाथ रख के कहते थे, तुम अच्छा बोली, या कभी कह देते थे कि अच्छा ये बात जो तुमने कही, तो कितनी ध्यान से वो अब उम्र में, अनुभव में अपने से बहुत छोटे व्यक्ति को सुन रहे हैं। और वो जो हाथ जो दुनिया को बदलेगा, जो दुनिया को सुंदर बनाएगा, केदार जी की उपस्थिति में उस परिवर्तन को मैंने महसूस किया है। तो आज कविताओं का और बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं संध्या जी से ही अनुरोध करूंगी कि केदार जी घर में एक पिता के रूप में आपकी क्या क्या स्मृतियां हैं। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन क्षण होता है कि जो हमारे बहुत निजी पल हैं उन्हें साझा कर पाना सबके साथ, लेकिन फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई एक दो स्मृतियां ऐसी अपनी साझा करें जो केदार जी के एक अलग पक्ष पर, जिसे हम उन्हें जान सकें।
आपका माइक म्यूट है संध्या जी, माइक। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि जैसे किताब को बिल्कुल सामने जब हम लोग रखते हैं तो पढ़ा जाना बिल्कुल मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ी दूरी ज़रूरी होती है, और पिता से दूरी संभव नहीं है। और अपने घर वालों को उस नज़र से देखना जिस नज़र से आप देखते हैं शायद मुश्किल होता है। कई बार मेरी और बहनें तो शायद इस पर बात भी करना पसंद नहीं करती हैं, मैं भी बहुत मुश्किल में पड़ जाती हूँ, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हम लोग को आना ही पड़ता है और कुछ कहना ही पड़ता है। मुझे याद है जब वो चकिया से, आप सब लोग जानते हैं, चकिया से बनारस पढ़ने को गए, और बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे तभी चले गए थे, और उस समय एक संघर्ष का समय था। घर में खेती जरूर थी, किसान जरूर थे, लेकिन इतना पैसा और इतनी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी कि उनको बाहर भेजकर पढ़ाया जा सके। बावजूद इसके उनकी एक बुआ जी हुआ करती थी जो उन्हें पढ़ाने के पक्ष में थी, और उन्होंने बनारस भेजा, और जाहिर है बनारस आने पर उनको एक बड़ी ऐसी दुनिया मिली जहाँ बड़े बड़े लेखकों से उनका साथ हुआ, और बनारस की गलियों में घूमते हुए उन्होंने विदेशी संस्कृति और देशी संस्कृति का मिला जुला, आपको हैरानी हो रही होगी जब मैं विदेशी संस्कृति कह रही हूँ तो, लेकिन बनारस की गलियों में विदेशी संस्कृति बाकायदा बिखरी हुई है। तो विदेशी संस्कृति और देशी संस्कृति का एक मिला जुला रूप आपको वहां उनको मिला, और एक पूरी एक कह सकते हैं कि एक ऐसा संसार मिला, एक ऐसी संस्कृति की दुनिया मिली जिसने उनके कवि को बनाया। और कक्षा 10 में आप सब जानते हैं कि 10वीं में पढ़ते थे तब से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, और मंच पर भी जाने लगे थे, और वही दौर था जिस समय अगे जी ने उनकी पहचान की। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी और आप जानते हैं कि बनारस की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक छोटा सा कस्बा चुना अपनी रोजी रोटी के लिए। उस कस्बे का नाम आप सब जानते हैं, पडरौना था। और पडरौना जो कि बिल्कुल धीरे धीरे, बनारस की संस्कृति में भी वो धीरे धीरेपन है, और उस पडरौना में भी वो बात दिखाई पड़ती थी, और न जाने कैसे वो पडरौना की ओर खींचे चले गए, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत कोशिश की कि वो बनारस आ जाएं, और भी बहुत तरीकों से लोगों ने कोशिशें की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई बार उनका चयन हुआ, बावजूद उसके वो पडरौना को छोड़ नहीं पाए। एक छोटी सी जगह, उस पडरौना को वो छोड़ नहीं पाए। मैं अब जब आपसे बात हुई तो मैंने शुरू किया वो क्या था पडरौना में। पडरौना में एक देहाती कार्यकर्ता के प्रति कविता आपने पढ़ी होगी जो कैलाशपति निषाद जी के नाम पर लिखी है। कैलाशपति निषाद जी की याद आई मुझे याद आया जब वो हमारे घर आया करते थे तो बिल्कुल चुपचाप, एकदम बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहा करते थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। आप सब जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता बिना बोले नहीं रहता लेकिन वो बिना बोले चुपचाप बैठे रहा करते थे और अपनी बात कह देते थे। उनकी साइकिल की घंटी अपने आप में जब बजती थी वही काफी होती थी कि साइकिल पर बैठा हुआ एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसकी कुछ समस्याएं हैं, जिसकी समस्याओं को लेकर वो साइकिल पर लादे घूम रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने देखा है अपनी आंखों से। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ पडरौना में दो ऐसे शख्स को भी मुझे याद आ रही है जो एक नफीस संस्कृति जिनके पास थी, एक नफासत थी, शेर व शायरी की दुनिया थी। जमाली साहब वहां हुआ करते थे, इस्माइल खां वहां हुआ करते थे, और उनसे जब भी बात करते थे वो तो केवल शेर व शायरी में, कभी मीर तकी मीर तो कभी गालिब, और लगातार मुझे ऐसा लगता था कि कभी अपनी बात कहने के लिए इन्हें अपने शब्दों की जरूरत ही नहीं होती थी, और शेर व शायरी में लगातार बातें होती रहती थी। एक वो दुनिया थी। तीसरी एक ऐसी भी दुनिया थी उस पडरौना में जहां दबंगई से रहने वाले राजनीतिक बहुत से ऐसे थे जिनसे उनका बिल्कुल निजी संबंध था। ये मुझे हैरानी होती थी कि अब मैं सोचती हूँ, तो उस वक्त तो मैं बच्ची थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो ये हैरानी होती है कि कैसे वो तीन तरह के, बिल्कुल तीन दिशाओं में जाने वाले उन लोगों के साथ उनकी वो एक कवि साथ चल रहा था।
हो सकता है इसकी खासियत शायद वो पडरौना में ही वो खास बात थी कि कवि को इस तरह स्वीकारता था, वो हर कोई स्वीकारता था। मैं नहीं कहती कि केवल उनका व्यक्तित्व ऐसा था, बल्कि वो खास बात पडरौना में भी थी जो कवि की स्वीकार करता था, चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। तो फिर वहां पडरौना में ये दुनिया मैंने देखी। पडरौना में ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, और वो दौर ऐसा था, मुझे याद है, जब वो केवल वो जानते थे कि उनको कैंसर है। वो समय जब वो घर आते थे, उनको एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते थे छोड़ देना। आप सब जानते हैं कि छोटे से कस्बे में लोग बाजार सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। वो शाम को बाजार जाते थे और जब लौट के आते थे तो उनकी आंखें ढूंढती रहती थी। मुझे वो बचपन का वो दृश्य याद है, और ढूंढती रहती थी, और उनको माँ को पुकारने का एक खास अंदाज था उनका। माँ को बुलाने का एक अंदाज था, वो रोली कह के बुलाते थे। रोली मेरी छोटी बहन का नाम है, घर में हम लोग उसको रोली कहते हैं, खुद मेरे पिता ने ही उसका नाम रखा था। और आते ही दरवाजे से ही बोलना शुरू करते थे, रोली 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 कहते हुए आना और घुसना, जैसे कि वो ढूंढ रहे हो कि तुम हो ना अभी। ये ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी कम है, हम लोगों को नहीं पता था। ये दृश्य अब मुझे एक दूसरे तरीके से इसको देखती हूँ, उस वक्त मुझे नहीं पता चलता था। जब दिल्ली आए, माँ के नहीं रहने पर हम सब लोग दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए तो वो भी तब भी हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे कहीं, और जब कहीं जाते थे कोई रात को रोकता था, देर होती थी, तो हमेशा वो कहते थे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। और ऐसा सचमुच हुआ एक बार, जब वो रात को मॉडल टाउन गए थे। वो एक ऐसा जमाना था जिस जमाने में टैक्सियां आसानी से नहीं लोग ले सकते थे। 1978 की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन उस दौर में बसें चला करती थी, और बसें भी 10 बजे के बाद कई बार नहीं मिलती थी, बहुत तरह की मुश्किलें थी, नहीं लौट पाए। और सचमुच हम लोग रात भर एक छोटी सी बालकनी, जो वेरसराय के डीडीए फ्लैट्स हुआ करते थे, उस बालकनी में हमने रात सिर्फ बालकनी में ही खड़े खड़े बिताई थी। वो दृश्य उनको ऐसा जैसे उनके उसमें बैठ गया कि वो जब भी कोई उनको कहता था तो वो कभी भी रुकते नहीं थे, और वहीं कोशिश करते थे कि लौट आए। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, और ये मुझे लगता है कि ऐसी न जाने कितने हमारे चीजें हैं, उनको वहीं पर मैंने लिखते पढ़ते देखा। उनकी अभी बिल्कुल बिल्कुल अभी संग्रह वहीं पर आया, और बल्कि उनको लय लय उनका एक बहुत प्रिय था। मैं ये भी देखती थी कि वो कैसे कविता कहते हुए लिखते थे, लिखना उनका बाद में होता था, शायद वो कहना पहले होता था। तो ये सब कुछ मैंने उनकी एक कविता है, शायद पत्नी की 28वीं वर्षगांठ पर, जिसमें उन्होंने पत्नी के जाने पर उस दृश्य पर कविता लिखी है। और उसकी 2 पंक्तियां मुझे बहुत जैसे बार बार याद आती हैं कि अपने को कवि जो है कई मसलों में व्यस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि जो शून्य पैदा हुआ उसके जाने से, वो खाली रहा और खाली होता गया। तो कविता में भी जो संदर्भ आपने बताया तो वो वहां दिखाई पड़ता है। जितेंद्र जी, आपका भी केदार जी से एक लंबा संबंध रहा, आप उनके शिष्य भी रहे हैं और आप स्वयं कवि हैं। आपने उनको कविता करते देखा, उनसे सीखा। तो आपकी क्या यादें हैं, निजी यादें और कविता से जुड़ी हुई जो बातें, जो जिस बिंदु पर संध्या जी ने छोड़ा कि वो कविता देखते पहले थे और देखते देखते लिखते थे, इस पर आप क्या कहें? 2 बातें। मैं जहां बात ये खत्म हो रही थी और आपने जिस कविता का संदर्भ लिया, मैं बात वहीं से शुरू करूं। ये कविता उन्होंने पत्नी को जो समर्पित है 28वीं पुण्यतिथि पर। और इसी के साथ एक और कविता है 1978 की, जो एक महान कविता है, लेकिन वो निजी कारणों से लिखी गई थी। जाना जो कविता है वह भी पत्नी को संबोधित कविता ही है। बहुत छोटी सी कविता है वो, जैसे हाथ वाली कविता है उसी तरह है कि जाना जो सबसे खतरनाक क्रिया है, फिर भी मैंने कहा जाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस दिन केदार जी को मिला था, उसके बाद हम कुछ लोग उनके साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चले गए थे। सदानंद शाही थे, मैं था, राजेश मल थे, कुछ और मित्र थे, अनिल त्रिपाठी थे। तो बैठे बैठे केदार जी ने अपनी पत्नी को याद किया और कहा कि आज वो होती तो बहुत खुश होती।
प्रसंग यहाँ से चला तो अचानक मुझे याद आया, हम लोग बैठे थे अरावली गेस्ट हाउस में, सदानंद शाही जिस कमरे में ठहरे हुए थे उसी कमरे में, तो बहुत भावुक हो गए थे केदार जी उस समय। केदार जी को जब मैं याद करता हूँ तो बहुत सारी स्मृतियां हैं। केदार जी को पहली बार मैंने गोरखपुर में देखा था, तब मैं रहने वाला हूँ वहीं का, देवरिया गोरखपुर का रहने वाला हूँ। केदार जी गोरखपुर आते रहते थे, पडरौना से जाने के बाद भी लगातार गोरखपुर से उनका संबंध बना रहा। विश्वविद्यालय भी आते थे, वहाँ के समाज में उनके बहुत सारे मित्र थे। निषाद जी का जिक्र किया अभी संध्या जी ने, और उनके प्रति बहुत अच्छी कविता भी लिखी है उन्होंने, जो किताब कविता है निषाद जी के प्रति, और सचमुच उनकी चिट्ठियां भी छपी हैं। निषाद जी और केदार जी के जो निजी संबंध हैं वो चिट्ठियां भी प्रकाशित हैं। पहली बार मैंने उनको महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में देखा था, एक किताब का लोकार्पण था, वो लोकार्पण करने आए थे किताब का। बाद में मैं जेएनयू का विद्यार्थी हुआ, उनसे उनकी कक्षाओं में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला। एक शिक्षक के रूप में अगर मैं केदार जी को याद करूं तो इतनी बड़ी रेंज के शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। पुरानी पीढ़ी में तो संभव भी था, अब तो नहीं है। वो हम लोगों को रासो भी पढ़ाते थे, पृथ्वीराज रासो पढ़ाते थे, विद्यापति पढ़ाते थे, और आधुनिक कविता भी पढ़ाते थे। और जिस तन्मयता, गति, और कह सकते हैं कि मतलब अध्यापन की ऊंचाई से वो रासो पढ़ाते थे, उसी से निराला भी पढ़ाते थे, महादेवी भी पढ़ाते थे। और उनके पढ़ाने के बीच सुक्तिवाक्य, केदार जी की कक्षाओं से अगर विद्यार्थियों ने, हम लोगों ने बहुत सारा नोट किया, सुक्तिवाक्य उनके, मतलब पूरे व्याख्यान में सुक्तिवाक्य होते थे। और बहुत चीजों को विद्यार्थियों को भी मतलब अवसर देते थे। एक बार एक हमारे सहपाठी ने अपना पर्चा, जेएनयू का जो पैटर्न है आप लोग शायद परिचित होंगे उससे, वहाँ पर परीक्षा का एक अलग पैटर्न है, वहाँ पर टर्म पेपर, सेमिनार पेपर जैसी चीजें होती हैं। तो वहाँ पर टर्म पेपर में हमारे सेमिनार पेपर में हमारे एक सहपाठी ने आलोचना की एक कोटि जो है लिखा था कि सहृदय आलोचना की एक कोटि होनी चाहिए। केदार जी विद्यार्थी की सीमा जानते थे, फिर भी बहुत प्रसन्न हुए, और उसको उन्होंने जो संस्कृत की हमारी सहृदय की अवधारणा है उससे जोड़ करके बहुत विस्तार से बातें की, और उसे A1 दिया उस स्टूडेंट को, वहां पर दिया। तो केदार जी में एक, और जब वो पढ़ाते थे तो एकदम डूब जाते थे। और टेक्स्ट, कविता को कैसे पढ़ाना चाहिए और कविता को कैसे पढ़ना चाहिए, ये शऊर जिन लोगों ने भी केदार जी से सीखा है वो कभी कविता के साथ अन्याय नहीं करेंगे। एक शब्द भी नहीं लांघते थे केदार जी कभी, पूरी कविता एक एक शब्द के साथ आगे बढ़ते थे। और ऐसा नहीं कि शब्दार्थ की ओर ले जाते थे, उनका ये मानना था कि शब्द लांघ जाएंगे तो आप भाव तक भी नहीं पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाएगा। तो बहुत तन्मयता के साथ, बहुत डूब कर पढ़ाते थे, और बहुत चौकन्ने थे। केदार जी को पता नहीं चलते हुए आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, केदार जी चलते थे तो बहुत चौकन्ने रहते थे चारों तरफ, जैसे एक बहुत चौकन्नी दृष्टि उनके पास थी। और बेहद सरल व्यक्ति थे, इतने सरल, इतना बड़ा कवि। जितेंद्र जी, इसी बिंदु से अगर आप जोड़े कि मतलब व्यक्तित्व इतना सरल, लेकिन कविता में उन्होंने किस तरह का युगांतर उपस्थित कर यही दिया। मैं कहने जा जो रहा हमारी यही मैं जोड़ने जा रहा था कि इतना सरल, इतना बड़ा कवि, समकालीन हिंदी कविता में अज्ञेय और आपकी मुक्तिबोध के आवाज बाद। थोड़ी कम आ रही है जितेंद्र मेरी जी, आवाज थोड़ा कम आ रही है? माइक कम आ थोड़ी रही है? कम अब हाँ, अब आ रही है? हाँ, ठीक, अब आ रही है? हाँ, ठीक, जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि निहायत सरल और सहज व्यक्ति केदार जी। समकालीन हिंदी कविता की अगर बात करेंगे और तो अज्ञेय और मुक्तिबोध के बाद केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय दो सबसे बड़े कवि हैं। ऐसे कवि जिन्होंने हिंदी कविता में नए ट्रेंड की शुरुआत की, जिनके नाते हिंदी कविता स्वाभाविक रूप से गतिशील हुई। और ठीक है कि दो अलग अलग धाराएं बनी। रघुवीर सहाय विशुद्ध राजनीतिक कवि थे और अपनी उनकी अपनी एक दुनिया थी, लेकिन केदार जी की जो कविता है वो बृहत्तर यथार्थ को लेती है, राजनीति भी उसमें शामिल है, क्योंकि राजनीतिक चेतना के बिना
वो कविताएं संभव ही नहीं हो सकती थी जो केदार जी ने लिखी। वो चाहे लोक जीवन की कविताएं रही हों, या चीना बाबा जैसी कविता रही हो, या स्त्रियों को जो संबोधित कविताएं हैं, क्योंकि पितृसत्ता की गहरी पहचान भी राजनीतिक चेतना से ही संभव होती है। अगर आपके पास राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है, तो आप पैट्रियार्की को डिकोड नहीं कर सकते, आप उसको नहीं खोल सकते अपनी कविता में, और उतनी गहराई से तो नहीं ला सकते जिस कविता को आप सबसे पहले आपने जिस कविता का कविता का पाठ किया। आप देखें कि केदार जी दुनिया को कैसा चाहते हैं, एक स्त्री के हाथों की तरह सुंदर और गर्म चाहते हैं। वो पुरुष के हाथ की बात नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि अगर इस दुनिया में कुछ सुरक्षित हो सकता है, सुंदर हो सकता है, तो वह स्त्री तत्व से ही हो सकता है। ये और ऐसी चीजें लगातार केदार जी की कविताओं में आप देखेंगे कि एक स्त्री चेतना लगातार केदार जी के पूरे जीवन में और पूरी कविताओं में हावी है। और वैसे भी एक देखें पारिवारिक संरचना में भी स्त्रियों के बीच उनका जीवन अधिक रहा। बेटियां रहीं, पत्नी रहीं, माँ रहीं, घर में पुरुषों की संख्या कुल 3 रही, यानी केदार जी के पिताजी, केदार जी और उनके एक पुत्र संख्या। तो घर के भीतर की संरचना में भी तो केदार जी के मन में आजीवन स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान रहा। कभी भी देखें, कभी भी अशालीन बर्ताव करते हुए उनको किसी ने नहीं देखा होगा, कभी कोई खराब कोई भाषा बोलते किसी ने नहीं देखा होगा। तो एक बड़े व्यक्ति, और जो सहजता केदार जी की कविताओं में है वह व्यक्तित्व से आई है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि जो कविताएं सहज हैं वो सरल नहीं है। भारतीय सामाजिक संरचना की जो संश्लिष्टता है उसको जिस गहराई के साथ, जिस सूक्ष्मता के साथ केदारनाथ सिंह ने समझा, उनके किसी दूसरे समकालीन ने नहीं समझा। वंचितों का जीवन जिस तरह केदार जी के कविताओं में आता है और बिना शोर किए आता है। कुछ लोग शोर करते हैं, मैं राजनीतिक कविता लिख रहा हूं, मैं फलाने की कविता लिख रहा हूं, मैं ढेकाने की कविता लिख रहा हूं। केदार जी कोई शोर नहीं करते हैं, और वंचना जो भारतीय सामाजिक संरचना में है उसको रेखांकित कर देते हैं अपनी कविताओं। जी, असल में मैं एक और बात आप ही की बात में जोड़ना चाहती हूँ। आपने केदार जी और रघुवीर सहाय जी का नाम लिया एक साथ। मुझे जो लगता है कि इन दोनों कवियों के यहाँ एक और बड़ी बात होती है कि कविता के बीच छोटे छोटे आख्यान जुड़ते जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं से कविताएं नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास की जिंदगी के जो छोटे छोटे अंश हैं, तत्व हैं, दृश्य हैं, लोग हैं, उन सब से कविता बनती है। मैं ऐसी एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है सन 47 को याद करते। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता। तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? गेहूं नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाले नूर मियाँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा? तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? तो जो बात जितेंद्र जी कह रहे थे कि कविता अपने कलेवर में, शब्द में, संरचना में हो सकता है कि बड़ी साधारण लगती हो, लेकिन केदार जी की कविता की यात्रा इसी साधारणता की से कविता को असाधारण बनाने की प्रक्रिया में है, उसे उदात्त तक ले जाने की। और एक तरह से जो सहृदय की बात आपने कही तो मेरे भी मन में आया कि जैसे कोई आपके मन के भाव को मांझ डाले, सारी कटुताओं को हटा करके,
और आपको एक असली चेहरा भी दिखाए। क्यों इस कविता में जब नूर मियां को वो याद करते हैं तो केदारनाथ सिंह स्वयं ही पात्र बन जाते हैं। तो एक तरह से जो मुक्तिबोध मैं और वह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि तुमने अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत अधिक और दिया बहुत कम। उसी बात को अगर हम देखें तो जो जो एलियट एक तरह से कहते हैं कि जो नया कवि जब भी आता है वो परंपरा में एक ऐसा बदलाव लाता है कि परंपरा एक नए सिरे से पहचानी जा सकती है। तो केदार जी ने समकालीन कविता की जो परंपरा है उसे एक नए सिरे से संजोने की कोशिश की। संता जी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो केदार जी खुद बहुत पसंद करते थे, या उनको लगता था कि ये कविता मैंने लिखी और मुझे कोई संतोष प्राप्त हुआ? अक्सर जो रचनाकार होता है वो कितनी भी अच्छी रचनाएं लिखे, उसके मन में एक बेचैनी फिर भी बनी रहती है, असंतोष बना रहता है। तो कोई कविताएं आपसे कभी साझा की हूं जिन पर उनको संतोष हुआ हो? ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं, एक नहीं कई हैं, लेकिन बनारस कविता जो विदेशों में बहुत प्रिय है, और उन्होंने ऐसी घटनाएं भी हमें बताई कि जब वो कभी सुनाया था उन्होंने कई बार दूसरे देशों में, तो लोग आते थे और पूछते थे वो महान बनारस, उस काशी के बारे में ये कविता है। तो एक अजीब तरह का एक संबंध, जबकि बनारस कविता बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन बनारस के पूरा चरित्र उस कविता के माध्यम से सामने आ जाता है। मैं वही कविता आपके सामने पहले रखना चाहूंगी। इस कविता पर एक और टिप्पणी भी केदार जी की मुझे याद है, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि कोई सुन करके बेहद रोने लगा और उन्होंने पूछा कि आप विदेशी महिला थी बाद में, कि आप क्यों रोई? तो उन्होंने कहा मैं बनारस के बारे में सोच कर रोई। तो ये कविता मैं सुनाती हूँ आपको। बनारस, इस शहर में बसंत अचानक आता है। जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुआ डे की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वेत पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शॉल ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है इस समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि पानी वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है
राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। सुंदर कविता भी बहुत सुंदर, आपने भी बहुत अच्छी पढ़ी और केदारनाथ जी ने भी पढ़ी है। तो आपने मुझे लिंक भेजा था, मैं देखती हूँ कि कैसे इसमें चैट में लगा सकती हूँ, या आपके लिए संभव है तो आप जोड़ दीजिए तो देख सकेंगे सब लोग। भारतीय, केदार जी भी बहुत सुंदर कविता पढ़ते थे। जब तक जोड़ती हैं मैं आपको बताता हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ की एक काव्य संध्या थी, जी। केदार जी थे उसमें। सारे हिंदी के लगभग ढेर सारे महत्वपूर्ण कवि उसमें थे, और लोकप्रिय कविता के भी दो लोग वहां थे, गोपाल दास नीरज और मुनव्वर राणा उर्दू से। केदार जी थे, नरेश सक्सेना थे, मतलब उस समय का मेरे ख्याल से अरुण कमल भी थे, बद्री थे, मैं था। एक लंबी मतलब करीब 15-16 कवि थे इसमें, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रहा था। केदार जी जब केदार जी ने काव्य पाठ किया, केदार जी बहुत संकोच के साथ कविताएं पढ़ते थे, और उन कवियों में नहीं थे जो बहुत ज्यादा सुनाए, बहुत मतलब बहुत संकोच में रहते थे वो अपनी कविता को सुनाने में। बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि लगाव बहुत था कविताओं से, लेकिन वो कभी भारत, एक महिला खड़ी हुई वहां पर, और बाद में पता चला वो किसी उद्योगपति घराने की महिला थी, और उन्होंने बनारस कविता पढ़ने का आग्रह किया केदार जी से। केदार जी ने वहां पर एक अंश बनारस का पढ़ा था। तो बनारस कविता का जादू अलग अलग तरह से लोगों पर रहा है, और ये सही है कि बनारस पर बहुत लोगों ने कविताएं लिखी, बनारस पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इस कविता में कुछ ऐसा है जो लोगों को विशेष लगता है, अलग लगता है। अगर काव्य पाठ आ जाए केदार जी का तो सबसे बेहतर है। एक और बात बताइए, केदार जी शहर और गांव के बीच जी बहुत उनकी बातचीत है, इस बात पर कविताओं में भी है जी कि एक पूरी संस्कृति वो अपने साथ लिए आए, और उनको लगता था कि एक संवाद बनता है, जी और गांव से शहर के बीच और शहर से गांव के बीच। और एक और केदार जी का बड़ा आग्रह है कि जो लोक की अवधारणा उनके यहाँ है, उसमें संस्कृति की बात तो है ही, लेकिन वो संस्कृति को एक तरह से पुनः परिभाषित भी कर रहे हैं। तो संस्कृति का मतलब प्रकृति का चित्रण कर देना, लोकगीतों का आ जाना, उस तरह से नहीं है, बल्कि एक पूरी, मतलब उनका कहना ये है कि आप उसका चित्रण नहीं करते, आप उसके बीच होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। बीच होने का मतलब ये है कि अगर बाघ है, बाघ को भी उन्होंने उसके संस्कृति के एक अंग के रूप में ही देखा, तो वो भी आपके साथ है, वो लोग भी आपके साथ हैं, वो प्रकृति भी आपके साथ है। तो एक पूरा यूनिवर्स है, एक पूरा ब्रह्मांड जिसके भीतर आप हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब वो ये सारी परिकल्पना करते हैं तो आध्यात्मिक या दार्शनिक होकर नहीं, बल्कि ठीक इस लोक के बीच स्थापित होके करते हैं। तो आप थोड़ा और, जितेंद्र जी, आप इस पर कुछ जी कहेंगे? जी, या आपने संध्या बिल्कुल जी? ठीक कहा, और मैं इसीलिए कह रहा था, जब मैं केदार जी और हुवीर सहाय की बात कर रहा था तो मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन संदर्भ यही था, इसलिए मैं वहाँ कम बोल के रह गया। केदार जी समकालीन हिंदी कविता के एक ऐसे कवि हैं जो एक साथ गांव और शहर दोनों के कवि हैं, जबकि दूसरे रघुवीर सहाय जैसे कवि सिर्फ शहर के कवि हैं। गांव नहीं मिलेगा आपको उनके वहां, बहुत कहीं छूता हुआ मिल जाए तो मिल जाए, जबकि केदार जी के वहां दोनों की आवाजाही आपको लगातार मिलेगी। शहर भी है, गांव भी है। और लोक की बात, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, फिर अपनी बात रखता हूँ। जिस भूमंडलीकरण की बात 90 के बाद शुरू हुई, जिस उदारीकरण के नाते बहुत तरह की सुविधाएं आई, बहुत तरह की तकलीफें आई, केदार जी की एक कविता है 1984 की। किस तरह केदार जी लोक को समझते थे,
राजनीति को समझते थे, आर्थिक प्रश्नों को समझते थे। ये छोटी सी कविता है, देखें। और इससे अच्छी कविता आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। 90 के बाद भूमंडलीकरण की आलोचना में लिखी गई। दाने कविता का शीर्षक है। नहीं हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने। नहीं हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने। जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, जाते जाते कहते जाते हैं दाने। अगर लौट कर आए भी तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, अपनी अंतिम चिट्ठी में लिख भेजते हैं दाने। इसके बाद महीनों तक बस्ती में कोई चिट्ठी नहीं आती। किस तरह उदारीकरण ने छोटे किसानों को नष्ट किया है, ये हम सब जानते हैं। केदार जी उदारीकरण की मतलब आहट 90 और उसके बाद आती है। उसके 6-7 साल पहले ये कविता लिखते हैं। इसीलिए माना जाता है कि कवि होना कुछ विशेष होना होता है, और उसमें भी अपने दौर का प्रतिनिधि और बड़ा कवि होना ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ अलग होता है। केदार जी के वहाँ लोक की जो बात आप कर रही थी, जिसकी बात हम लोगों ने संध्या जी ने अपनी बात में निषाद जी का जिक्र किया। केदार जी की एक कविता है हलवाहे के बारे में। हिंदी में कोई दूसरी कविता हलवाहे के औदात्य पर मेरी जानकारी में उपलब्ध नहीं है, और ऐसी तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है जो कविता केदार जी की है। साधारण से साधारण लोग उनकी कविता में आपको दिखाई देंगे। विशेष लोगों की उपस्थिति नहीं है केदार जी की कविताओं में। केदार जी का पूरा काव्य जीवन आप देखेंगे तो गांव में भी अगर वो जाते हैं, कस्बों में भी अगर जाते हैं, तो साधारण लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये दुनिया अंततः साधारण लोगों की ही दुनिया है। बहुमत उन्हीं का है, उन्हीं के बल पर ये दुनिया अगर सुंदर है तो उन्हीं के बल पर है। ये जो जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उसकी कुछ पंक्तियां सुने तो मैं आपको बताता हूं। देखें कि कैसे लोग किस तरह केदार जी समझते हैं उसको। एक मिनट बस मैं उस कविता को सामने रख लूं, आगे कई चीजें थी। एक मिनट बस, एक सेकंड बस, ये सामने ही मैंने रखा था उसे। जितेंद्र जी, जब तक आप कविता ढूंढ रहे हैं, जी जी साथ साथ में अपना एक अगला बिंदु, जो हमारे पास अब कम समय रह गया है, जी जी, मैं लेकिन बस 1 मिनट में बस इसको जी, मैं इसको जी उनकी मूल रूप से इस भाषा पे कविता को, बात, हाँ जी मूल भाषा रूप से पर मैं, भी जरूर। जी जी, भाषा में तो अगर केदार जी की भाषा पर अगर बात करनी है तो सबसे अधिक अगर मतलब आप देखें कि 70 के बाद के कवियों ने अगर सबसे अधिक किसी से भाषा सीखी है, कविता का शिल्प सीखा है, कविता बरतने का शऊर सीखा है, तो वो केदारनाथ सिंह से सीखा है। कोई अपनी ओर से कहे ना कहे, एक कविता के विद्यार्थी के रूप में मैं डिकोड करके चीजों को यहाँ रख सकता हूँ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये सब मानते हैं इस बात को। सब लोगों ने बहुत आदर से केदार जी को याद किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस कंसर्न की बात मैं कह रहा हूँ कि वो लाल मेहर की बात करते हैं और बताते हैं कि लाल मेहर किस तरह के व्यक्ति थे, कि जीवन पूरा बीत गया एक आदमी का हलवाहे के रूप में काम करते हुए, और मृत्यु जहां हो रही है, केदार जी वहां कहते हैं कि हमारी भाषा में घर के लिए कोई और शब्द नहीं है, इसलिए उसे घर कहूंगा। मिलने जाते हैं, यानी कि वो झोपड़ी या उससे भी कोई मतलब कह सकते हैं कि खराब स्थिति में चीज हो। तो केदार जी ऐसे लोगों को चीना बाबा को जब रेखांकित करते हैं तो वो पूरे कुशीनगर जनपद और एक तरह से पूरे भारत को रेखांकित कर देते हैं। बौद्ध भिक्षु थे चीना बाबा। तो केदार जी की भाषा, जाहिर है हम सब जानते हैं कि वो गीतों से आए थे, और एक समय में जिन गीतों को उन्होंने लिखा था, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, या आना जी बादल जरूर, या धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, जैसी कविताएं जब लिखी उस दौर में, नवगीत के उस दौर में भी जो दूसरे नवगीतकार थे, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र कुमार बंगाली जैसे लोग, उमाकांत मालवीय जैसे लोग, ये लोग वैसे गीत नहीं लिख रहे थे। वो मतलब न भाषा के स्तर पे,
और न प्राण वस्तु के स्तर पे। कविता, केदार जी की कविताओं की जो प्राण वस्तु है वह भी नहीं थी। तो वहां से लेकर एक प्रगीतात्मकता केदार जी की कविता में आदि से अंत तक है। और यही कारण है कि जो घनघोर गद्यात्मकता पिछले 25-30 वर्ष की हिंदी कविता में आप देखते हैं, केदार जी के वहां आपको नहीं मिलेगी। केदार जी के वहां एक लय आपको कविता में बराबर मिलेगी। अभी संध्या जी जब पढ़ रही थी तब, या मैं पढ़ रहा था, या कोई भी पढ़े, आप स्वयं पढ़ रही थी, केदार जी की कविताओं को पढ़ें तो आपको लगेगा कि कविता का जो प्रकृत स्वभाव है, केदार जी कभी उसको नहीं छोड़ते हैं, प्रयोग के नाम पर नहीं छोड़ते हैं, और बराबर ऐसी कविता को वो पसंद भी करते थे। हालांकि जिन लोगों ने गद्य में, ठेठ गद्य में कविता संभव की, केदार जी उसको भी सराहते थे, लेकिन अपना मार्ग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और दो चीजें देखेंगे कि कविताओं से आग्रह कैसा है। लोग सोचते थे केदार जी सिर्फ सुंदरता की बात करते हैं, नहीं, केदार जी जब सुंदरता की बात करते हैं तो उनका आग्रह यह है कि दुनिया में कुछ भी असुंदर नहीं रहना चाहिए। सुंदरता को स्थायी भाव मानते थे केदार जी। ऐसा नहीं कि असुंदर उनको गढ़ता नहीं था, वो गढ़ता था। वो अपनी कविताओं को कहते हैं कि अब खुले में जाओ, जो उनका संग्रह है, जी जी हाँ, किताबें कहती हैं कि दरवाजे खोल दो जी, उसमें कहते हैं, अपनी कविताओं से कहते हैं कि निकल जाओ, जनता के बीच जाओ। हाँ? तो इस तरह का बहुत सारा विस्तार केदार जी के वहां मिलेगा, और इसीलिए मैंने इसको लिखा भी है कि केदार जी की कविताएं सिर्फ कविता नहीं हैं, वो कविता की पाठशाला हैं, और बार बार जाना चाहिए। जिनको भी कविता सीखनी हो तो हिंदी में कुछ कवि हैं, विचारधारा की बात छोड़िए तो गोस्वामी तुलसीदास हैं जिनके पास जाना चाहिए कविता सीखने के लिए। उसके बाद अगर आप आधुनिक कविता में आए तो निराला, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह हैं जिनके पास जाना चाहिए कविता सीखने के लिए। कवि केदार जी ने तो बार बार त्रिलोचन को भी याद किया है। त्रिलोचन उनके गुरु थे। बल्कि एक कविता है जिसका आप जिक्र कर रही थी, बाघ में, कहते हैं, और उनको अपना गुरु मानते थे वो, और बाकायदा मतलब बराबर उन्होंने अपना मतलब काव्य गुरु, उनको दो लोगों को एक तरह से वो काव्य गुरु मानते थे। अज्ञेय के बारे में उस तरह कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कक्षाओं में कई बार कहा कि मेरे गुरु स्थानीय थे। अज्ञेय को अपना गुरु स्थानीय मानते थे वो। और जिस समय हिंदी साहित्य में ये माना जाता था कि नामवर सिंह और अज्ञेय दो ध्रुव हो गए हैं, नामवर जी केदार जी के समधी भी थे, उनके शिक्षक भी थे, और उनके विभाग में वरिष्ठ भी थे, बावजूद इसके केदार जी ने अज्ञेय के साथ अपने संबंधों में कोई अंतर नहीं किया। वो उसी आदर के साथ अज्ञेय के साथ उनका संबंध बना रहा, जीवन पर्यंत बना रहा, और कभी उन्होंने इसको छिपाया नहीं। अंतिम 10 मिनट इस कार्यक्रम के बचे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आपके जो भी सवाल हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या हम बात भी कर सकते हैं। बस मैं अपनी तरफ से दो बातें जोड़ना चाह रही थी कि मुझे जो लगता है कि केदार जी की कविताएं जब मैं पढ़ती हूँ, अगर आप पाठ सुने उन कविताओं का तो आपके मन में एक अलग तरह से उतरती जाती है। तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि उनकी जो ध्वनियों का संसार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केदार जी स्वयं कहते हैं कि कविता में वो बिंब को बहुत महत्वपूर्ण मानते रहे। उनकी पीएचडी भी नई कविता के बिंब विधान पे थी, और वे स्वयं ये कहते हैं कि मुझे कविता लिखने से पहले दिखने लगती है। संध्या जी ने भी इसका जिक्र किया था, एक इमेज बनता है, और फिर वो जो इमेज है, वो बिंब जो है, वो कविता में, शब्दों में उतरने लगता है। तो ऐसी कुछ और कविताएं भी मेरे पास हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए पहले मेरा अनुरोध है कि अगर किसी के कोई सवाल हो तो मीरा जी जैसा आप ठीक समझे पहले सवाल ले सकते हैं, लेकिन अंत जरूर मैं एक कविता तो बहुत छोटी जरूर अंत में पढ़ना चाहूंगी। जी जी, बहुत सारी कविताएं हैं, एक फर्क नहीं पड़ता कविता है उनकी, केदार जी की, जिसने उस दौर की कविता का मुहावरा बदल दिया था। संभवतः 62 या 64 की कविता है वो, फर्क नहीं पड़ता, और उस दौर की पूरी कविता का मुहावरा बदल गया था। और बहुत कम लिखने वाले कवि रहे केदार जी, इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए। जब तक लोगों के सवाल आ रहे हैं तब तक मैं कह रहा हूँ, किसी का सवाल आए तो हम लोग चुप हो जाएंगे। जी जी,
मीरा जी, कोई अभी ऐसे सवाल ना हो तो हम आगे चलाएं, क्या आदेश है एक कविता अभी आपका? संध्या जी कह रही थी ना, रचना जी का नाम ले रही थी। रोली एक कविता है उनका, अपनी हाँ, छोटी बेटी के लिए नाम ढूंढते हुए, और उसमें रोली शब्द आया भी है कविता में, शायद वो एक जी हालांकि जी। हाँ हाँ हालांकि वो कविता रोली के लिए नहीं है। नहीं लिखी गई होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रसंग है कि उसमें रोली आया क्योंकि हुआ है। क्योंकि उस वक्त रोली पैदा ही नहीं हाँ हुई जी जी जी, वो थी। पहले की कविता है, शायद आपके लिए रही हो या तो, लेकिन उसमें प्रसंग बस रोली शब्द आया हुआ है उस कविता में जी। है, जब तक रचना भी है शायद इसमें, है शायद आप रचना जी बैठी जारी हुई है। हाँ, रखिए अभी रेखा जी, उनका आप नाम दिख जारी रहा था रखिए। इसमें। हाँ बताइए संध्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं एक एक कविता उनकी मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाना चाहती थी, जो आप सब लोग बहुत बार सुनते रहे और मेरा ख्याल है पसंद होगी सबको ही। तो वो मैं आपके सामने, क्योंकि कितनी छोटी छोटी चीजों, उनको चींटियों की रुलाई भी सुनाई पड़ती थी। जी जी बहुत अच्छी बिल्कुल। कविता है, बहुत अच्छी उनको कविता है उनको जी। हाँ रोटी की गंध भी बाकायदा दूर दूर तक उनको लिए चलते थे। तो उस एक कविता है जो कि रोटी और एक विद्रोह कविता है, इनमें से एक मैं आपके सामने रख पाऊंगी, शायद टाइम नहीं होगा। तो विद्रोह कविता, जो कि विद्रोह कविता में खास तौर से मैं इसलिए रखना चाहूंगी कि जो अभी बात हो रही थी कि वो कैसे वो लौटना चाहते हैं वहां पर वापस, सबको अपना सौंदर्य देना चाहते हैं, जो उसका वास्तविक सौंदर्य है, जो उसका वास्तविक जीवन है, जहां से शुरू हुआ था वहां लौटाना चाहते हैं। और उसमें वो त्रिलोचन को अपने साथ देखते हैं कि मैं आगे आगे त्रिलोचन, मैं पीछे पीछे मैं। पीछे पीछे। विद्रोह कविता छोटी सी कविता है। आज घर में घुसा तो वहां अजब दृश्य था, सुनिए मेरे बिस्तर ने कहा, यह रहा मेरा इस्तीफा। मैं अपने कपास के भीतर, उधर कुर्सी और मेज का एक संयुक्त मोर्चा था। दोनों तड़प कर बोले, जी अब बहुत हो चुका, आपको सहते सहते हमें बेतरह याद आ रहे हैं हमारे पेड़ और उनके भीतर का वह जिंदा द्रव जिसकी हत्या कर दी है आपने। उधर अलमारी में बंद किताबें चिल्ला रही थी, खोल दो, हमें खोल दो, हम जाना चाहती हैं अपने बांस के जंगल और मिलना चाहती हैं अपने बिच्छुओं के डंक और सांपों के चुंबन से। और सबसे अधिक नाराज थी वह शॉल, जिसे अभी कुछ दिन पहले कुल्लू से खरीद लाया था। बोली, साहब आप तो बड़े साहब निकले, मेरा दुम्बा भेड़ा मुझे कब से पुकार रहा है और आप हैं कि अपनी देह की कैद में लपेटे हुए हैं मुझे। उधर टीवी और फोन का बुरा हाल था, जोर जोर से कुछ कह रहे थे वे, पर उनकी भाषा मेरी समझ से परे थी। कि तभी नल से टपकता पानी तड़पा, अब तो हद हो गई साहब, अगर सुन सके तो सुन लीजिए इन बूंदों की आवाज, कि अब हम यानी आपके सारे के सारे कैदी आदमी की जेल से मुक्त होना चाहते हैं। अब जा कहाँ रहे, दरवाजा खड़का जब मैं बाहर निकल रहा था। ये कविता अपने आप में, जो अभी आप बात कह रहे थे, जी जी तो बिल्कुल। विद्रोह शीर्षक से 2 कविताएं हैं उनकी शायद। जी जी जी। हाँ, हाँ एक हाँ और है, एक और है जी जी। जी। और और केदार बाघ कविता पर थोड़ी सी बात और कर ले। बाघ जी की तो एक कर सकते पूरी हैं। मैं सीरीज है। जी जी हाँ, जी 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 जी। तो मैं दो सिर्फ दो मिनट में आप दोनों अपनी अपनी बात कहिए। बस बाघ एक बात मैं कह इस रहा था सीरीज। कि केदार जी ने जो प्रेम कविताएं भी लिखी हैं, कभी उनको ध्यान से पढ़ें तो दिखेगा कि उसमें जितने बिंब आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, वो सब किसान जीवन से आते हैं। जैसे तुम आई, जैसे छिमियों में धीरे धीरे आता है रस, इस तरह से पूरा जैसे जैसे बुए से अलगाया जाता है। आप मतलब दाम्पत्य की जो एक तरह से दाम्पत्य प्रेम की कविता के तौर पर इसको देख सकते हैं। 67 की कविता है, 1967 की कविता है। उस दौर में तुम आई, जैसे छिमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धंस। देखिए प्रेम को केदार जी कैसे व्याख्यायित करते हैं, कैसे देखते हैं। तुम तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी, तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती, तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ।
और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया, और इस तरह जैसे दाने से अलगाए जाते हैं, जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत केदारनाथ सुंदर। सिंह को बड़ा बनाता है। आप उस दौर की और देखें, आप दाम्पत्य की, प्रेम की, स्त्री पुरुष संबंधों की कविता, बाघ की जो आप बात कर रही हैं वो बहुत जरूरी कविता है और पूरे एक संग्रह के रूप में छपी। बाघ एक तरह से देखें तो लगभग केदार जी ने इस कविता को लिखना शुरू किया था 56-57 के आसपास। ये कविता बाघ का लेखन केदार जी ने शुरू किया था और ये चलती रही उनके साथ साथ 90 के बाद तक। मेरा पहली ख्याल है बार कि 96 में प्रकाशित हुआ। हाँ, पहली बार जो प्रतिनिधि कविताएं प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव ने संपादित किया था, उसमें इसके कुछ अंश, कुछ खंड सदी का पंचतंत्र नाम से शामिल किए गए थे और बाद में यह भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। यह एक ऐसी कविता है जिसको अगर आप ध्यान से बैठकर पढ़ें तो पिछले यानी कि लगभग 55-56 से, यानी आजादी के तुरंत बाद के भारत को देखना शुरू करेंगे और उदारीकरण की गोद में जा बैठे भारत की यात्रा आपको बाघ में दिखाई देगी। यानी एक साथ उसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में जो कुछ घटित होता रहा 47 के बाद के समय में और लगभग 92-93 तक, वो बाघ में आपको दिखाई देगा। आप एक एक कविता को खोलते जाएं, देखते जाएं तो ये सारी चीजें देखिए। यही मैं कह रहा था आरंभ में कि केदार जी बड़ी रेंज के केदार जी का लेखन काल बहुत लंबा है, लगभग बड़ा है, बहुत बड़ा है, 65-70 साल तक लगभग। और कवि के रूप में भी रेंज बहुत बड़ी है उनकी। जैसे शमशेर बहादुर सिंह का मैं जिक्र कर रहा था, शमशेर बहादुर सिंह बड़े कवि हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह का अनुभव संसार उतना बड़ा नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह छोटे अनुभव संसार के विलक्षण कवि हैं। केदारनाथ सिंह बड़े अनुभव संसार के विलक्षण कवि हैं। यानी बड़ा अनुभव संसार भी है और विलक्षणता भी है, दोनों है केदारनाथ सिंह के वहां। और भाषा शिल्प की हम लोग बात कर चुके हैं। मतलब केदार जी की मुक्त छंद में लिखी कविताएं भी छंद सा असर करती हैं और इसका कारण यह है कि वे अपने समकालीनों में उन 1-2 लोगों में थे जिनका छंद पर असाधारण अधिकार था और अंतिम संग्रह तक में उनके छंद में लिखी कविताएं हैं। उन्होंने छंद का साथ कभी नहीं छोड़ा केदार जी ने। दोहे भी लिखे, गजल उनकी गजल है उनके ये मतदान से ठीक पहले वाले संग्रह में जो है एक गजल भी शामिल है। उसमें गजल की बहरों से, मतलब जो बहर छंद है गजल का, उससे केदार जी बहुत गहरे परिचित थे। अंत में कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि जो अभी लय की बात आप कर रहे थे, वो लय उन्होंने गांव और शहर के बीच, भोजपुरी और हिंदी के बीच, और कह सकते हैं कि देश और विदेश के बीच उन्होंने हमेशा बनाए रखने की कोशिश की, घर और बाहर के बीच भी बनाए रखने की कोशिश की। और वो उनकी कविताओं में बाकायदा, क्योंकि मैं अभी जिक्र कर रही थी आपको कि जब वो सोते थे रात में आमतौर पर कविताएं लिखते थे, तो उनको हमेशा उसकी लय को बनाने में कई बार शब्दों को इधर उलटते पुलटते थे और मेरा एक खास शौक पैदा हो गया था। मैं सुबह उठ के देखना चाहती थी कि वो शब्द कहाँ है, जो शब्द जो कल बोले गए थे वो क्या वहीं बैठे हैं, लेकिन अक्सर हिल जाते थे, अक्सर अपनी जगह बदल देते थे और अक्सर मैं पाती थी कि वो दूसरी जगह बैठे हैं। तो ये एक खास शौक मुझे उनकी कविताओं को, क्योंकि लय ही उसकी विशेषता थी और वो बोलकर कहने की कोशिश करते थे। और मुझे लगता है कि एक कविता जो जिसका बाघ का आप जिक्र कर रही थी, तो बाघ की वो वाली कविता 2-4 लाइन में कह करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था, उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाग, एक छोटा सा सुंदर बाग जो तारों से लड़ चुका था, जो लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खट से टूट गया। और अब वह रो रहा था क्योंकि वह हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थी अपने गिरे हुए बाग पर कि अचानक उसे लगा कि बाग जरा सा हिला और अपने टुकड़ों के भीतर से तिलमिलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर।
अब क्या किया जाए। मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाग। मैंने कहा, नहीं, वह जिद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाग जो कि टूटने से पहले वह था। वे हिले, फिर उसकी आंखों में आ गई एक अद्भुत चमक। बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही वही कहाँ मिलेगा? मिलेगा, उन्होंने कहा, कहीं न कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा जरूर जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ। तब से कितना समय बीता, अब वह भी चल रहे, हम अब भी चल रहे हैं। आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाग की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले वह था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अंत में अपनी पसंद की एक छोटी सी कविता और पढ़ूंगी, पृथ्वी रहेगी। बहुत अच्छी कविता मुझे है। विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में यह रहेगी। जैसे पेड़ के तने में रहती है दीमक, जैसे दाने में रह लेता है गुण, यह रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर, यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान और मेरी नश्वरता में यह रहेगी। और एक सुबह मैं उठूंगा पृथ्वी समेत, जल और कच्छप समेत मैं उठूंगा और चल दूंगा उससे मिलने, जिससे वादा है कि मिलूंगा। धन्यवाद। एक चीज मीरा और जी, भी अब एक आपके चीज और भी सुपुर्द। था, 1 मिनट में रेखा जी, कि केदार, हिंदी में आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो अपने जिस तरह की कविताएं लिखते हैं उस तरह की कविता लिखने वालों को पसंद करते हैं। केदार जी इसके विपरीत अपने से भिन्न लिखने वालों की बहुत प्रशंसा करते थे और अच्छी कविता की अचूक पहचान थी उन्हें। एक बार में मतलब देख करके वो कह देते थे। आगे बढ़ाएं बात जी। और हिंदी की दुनिया से अलग दुनिया को भी पसंद करते बिल्कुल थे। दूसरी बिल्कुल भाषाओं बिल्कुल के लोगों बिल्कुल से उनका खास बिल्कुल संबंध था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीरा जी। जी रेखा जी, मीरा जी, इससे पहले कि आप ये हैंडओवर ले, इस ट्रांजिशन में मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ केदारनाथ जी का। उनको सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था, उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाग, एक छोटा सा सुंदर बाग जो तारों से लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खन्ने से टूट गया। और अब वो रो रहा था क्योंकि अब वो हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थीं अपने गिरे हुए बाग पर कि अचानक उसे लगा कि बाग जरा हिला। अपने टुकड़ों के भीतर से वह तलमलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर। अब क्या किया जाए, मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाग। मैंने कहा, नहीं, वो जिद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाग जो कि टूटने से पहले वह था। वे हिले, फिर उनकी आंखों में आ गई एक अद्भुत चमक। बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही कहाँ मिलेगा? मिलेगा, उन्होंने कहा, कहीं न कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा जरूर जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ। तब से कितना समय बीता, हम अब भी चल रहे हैं। आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाग की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले
वह था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। लगा लगा गुरुदेव आ गए बगल में। और चैट बॉक्स में संध्या जी से हमें कुछ लिंक मिले थे, वो सब अनूप जी ने साझा कर दिए हैं, तो आप लोग उन लिंक्स के माध्यम से और भी केदार जी पर जो ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हैं, कुछ फिल्में, कुछ कार्यक्रम, वो आप देख सकते हैं। जरूर पढ़ें केदार जी को। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उन कुछ नहीं तो उनका जो प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है राजकमल का, या कवि ने कहा, इस तरह के संग्रह ही जरूर पढ़ें। संपन्नता बढ़ जाती है केदार जी को पढ़ने से। हैप्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी और संध्या जी, जितेंद्र जी, और अंत में पद्मेश जी आप प्रकट हुए और इतनी अच्छी आपने जो फिल्म दिखाई। बृहत्तर यथार्थ के कवि केदारनाथ सिंह का स्मृति संवाद सच में गर्म हथेली को थामे हुए अनुभव की तरह था। बिना शोर किए वंचना को रेखांकित करते हुए यह सत्र बड़े संसार का असाधारण अनुभव बन गया मेरे लिए, मन को मांचता हुआ सच में। अब मैं इस समय हमारे कई अतिथि हैं यहाँ। मैं देख रही हूँ कि अनूप जी हैं। अगर आप अनूप जी कुछ कहना चाहें तो आपको आमंत्रित करती हूँ। शैलजा जी भी हैं यहाँ, अगर आप अपने विचार अगर रखना चाहें तो आपका भी स्वागत है। अनूप जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? धन्यवाद मीरा जी। नहीं, मैंने केदार जी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है बहुत ही मन को छूने वाली बात कहते हैं, और बड़े सरल शब्दों में जो उनकी कुछ कविताएं मुझे याद हैं। कविता कोश में काम करते समय मुझे उनको पढ़ने का मौका मिला था, तो आज मैंने उसी में से कुछ कविताएं चैट बॉक्स में मैंने उस डाली। बहुत और संध्या जी को सुन के आज उनके जो आत्मीय अनुभव जो उन्होंने बताए, संस्मरण सुनाए, जितेंद्र जी को जो उन्होंने बताए, वो मेरे लिए पहली बार मैंने सुने थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। और शैलजा जी, आप अगर प्रकट हो तो अच्छा लगेगा। शैलजा जी हैं या नहीं? अभी थोड़ा ठीक है शैलजा जी, तो मैं फिर इस सत्र का समापन करने से पहले तिथि दानी को आमंत्रित करती हूँ, जो समापन करें और साथ में अगले सत्र के विषय में हमें सूचना दें। आइए तिथि जी। नमस्ते मीरा जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को, हमारे वक्ताओं को। आज वातायन की ये 64वीं संगोष्ठी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है। आज कालजयी कवि केदारनाथ सिंह जी की स्मृति में ये शाम बहुत सारगर्भित रही, और केदारनाथ जी मेरे भी बहुत प्रिय कवि हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते पढ़ते मैंने भी कविताएं लिखना सीखा है, और जो हाथ वाली कविता है वो तो मैंने कविता के अलग अलग पोस्टरों पे अलग अलग पेंटर्स को उस पर अपनी कूची चलाते हुए देखा है। तो आज रेखा सेठी जी, संध्या सिंह जी और जितेंद्र जी की स्मृति के गलियारों से हम सभी गुजरे, और रेखा जी ने तो बिल्कुल सबके मन को टटोला और ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने में रखी कि केदारनाथ जी के व्यक्तित्व का एक एक रेशा धीरे धीरे खुलता गया। अब आज जो एक बहुत सुंदर बात संध्या जी ने कही कि जैसे एक आम पाठक एक लेखक को देखता है, वैसे उसके परिजन नहीं देखते, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात है जिससे हम आम पाठक अपने प्रिय लेखक के निजी विषयों में कदम रखते हैं। जैसे कि यह बात की बडरौना से लेखक के रचना संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार हुआ। कवि कितना संवेदनशील होता है, उसकी एक बानगी ये रही कि केदारनाथ जी को जब कोई देर तक
रोकता था तो वे अपने बच्चों का ख्याल करके बहुत सेंसिटिव फील करते थे। उनका मन नहीं मानता था कि वे किसी के आग्रह को मानकर बच्चों को यूं ही इग्नोर कर दें। फिर जितेंद्र जी ने केदारनाथ जी के साथ गोरखपुर की यादों को ताजा किया। पहली बार वे किताब के लोकार्पण पर उनसे मिले। फिर एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका से उनका वास्ता पड़ा, और वह भूमिका कितनी बृहत रही ये इस बात से पता चला कि वे पृथ्वीराज रासो को भी पढ़ाते थे तो वे निराला को भी पढ़ाते थे, और एक कविता को पढ़ने और पढ़ाने का शौर केदार जी ने बखूबी अपने शिष्यों को सिखाया। किसी कवि का कद कैसे बड़ा होता है ये हमें इस बात से पता चलता है कि वे बेहद चौकन्ने होने के साथ साथ बहुत ही सहज व्यक्तित्व के मालिक रहे। भारतीय सामाजिक संरचना की संश्लिष्टता को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा और रचनाओं में उतारा। रेखा जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाओं से कविता बनती है, यह कोई आख्यान नहीं होता है। केदार जी कविता की यात्रा को साधारण से असाधारण की ओर ले जाते रहे। उन्होंने समकालीन कविता की परंपरा को एक नए सिरे से स्थापित किया। फिर संध्या जी ने केदार जी की एक बेहद लोकप्रिय कविता बनारस को इतने सुंदर प्रवाहमयी ढंग से पाठ किया कि हम सुनने वालों को लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो और सारा जीवन दर्शन हमारे सामने प्रकट हो रहा हो। कुल मिलाकर ये बात तय है कि सुंदरता केदार जी की कविताओं का स्थायी भाव रहा है, और यही बात है जो दुनिया को सुंदर बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक होती है। तो अंततः आज मैं हमारे वक्ताओं जितेंद्र जी, रेखा सेठी जी और संध्या सिंह जी का जितना भी शुक्रिया करूं वह कम है, क्योंकि हम सब श्रोता आज अभिभूत होकर सुनते रहे, और आज कहने से ज्यादा अनुभूति का होना महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब मैं अंत में वातायन की संस्थापक हमारे दिव्या माथुर जी, मीरा जी, पद्मेश जी, आशीष जी सहित सभी महत्वपूर्ण श्रोताओं जैसे अनूप भार्गव जी, शैलजा सक्सेना जी, नारायण कुमार जी, प्रतीक्षा जी, के श्रीवास्तव जी और YouTube पर उपस्थित हमारे सभी श्रोताओं की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनसे हमारे कार्यक्रम की रौनक है। तो मैं आपको जाने से पहले एक बार ये बताना चाहूंगी कि अगले शनिवार को इसी वक्त हम इसी मंच पर यहाँ उपस्थित रहेंगे, और एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद होगा, रचना पाठ होगा, जिसमें अलका सिन्हा जी और उषा प्रियमवदा जी जैसी वरिष्ठ रचनाकार हमारे बीच उपस्थित होंगी। तो आप सभी उन्हें सुनने के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।